फिर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Equals solution of ammonia consist of ए ऑप्शन है आपका H प्लस, बी ऑप्शन है आपका OH माइनस, सी ऑप्शन है आपका NH4 पॉजिटिव एंड द डी इज NH4 पॉजिटिव प्लस में OH माइनस एंड लिख देता हूँ OH माइनस। सर डी। NH3 जो होता है आपका वो क्या होता है, वीक बेस होता है, तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो सवाल है अपने पास, यूरिया रिएक्ट्स, ये मैंने पॉइंट्स लिखवाया था आपके क्लास में। यूरिया रिएक्ट्स विद, ये प्रीवियस ईयर सवाल है दोनों के दोनों, विद वाटर टू फॉर्म A which will decomposes to form B। अब B को हमने पास किया, B when passed through Cu plus 2 aqueous solution, deep blue color solution C is formed. What will what is the formula of C? From the following, ऑप्शन ए दे दिया मैं CuSO4, ऑप्शन बी दे दिया मैं CuNH3 का, होल 4+2, ऑप्शन सी दे दिया मैं CuOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी दे दिया मैं CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। सर बी। बी। अच्छा ये बताइए कि आपका ए वाला जो यूरिया रिएक्ट्स हो रहा है ए के साथ, सॉरी वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ए क्या होगा आपका? कंपाउंड का फॉर्मूला सर बताइए। NH2CO CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। उसके बाद बी क्या बनेगा? सर डिकम्पोज होके CO2 और NH3 हो जाए। ओके वेरी गुड सक्षम। Yes. हो गया, Yes. हो गया पूरा। चलिए ठीक, पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग
is a nitric acid is a nitric acid anhydride. NO, NO2, N2O5 एंड D जो है आपका N2O3. सर N2O5. सक्षम. यहाँ देखिए HNO3 का हमें ये निट्रिक एसिड होता है और इसका अनाहाइड्राइड पूछ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली HNO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ OHNO2. ठीक है, यहाँ पे OHNO2 कर दूंगा. तो यहाँ से हमें क्या करना, अनहाइड्राइड करना है, यानी यहाँ से क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे अभिनव? वाटर यहाँ से निकालना है. वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे. तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब निकालेंगे H2O, ठीक है, तो यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, N2O5. ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा. निट्रिक एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपका, N2O5 होता है. ठीक है. यस. चलिए स्लाइड चेंज करूं. मैंने बॉइलिंग यस. पॉइंट पे लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था. सर शायद एक दो थे जिसमें ऑर्डर में अरेंज करना था. अच्छा अच्छा. चलिए, ये शायद नहीं कराया हूँ इसलिए करा रहा हूँ. द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ द 15th ग्रुप, रोमन न्यूमरल में 5th ग्रुप के एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स. सर मतलब नीचे से ऊपर. नीचे से ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे सर मतलब डिक्रीजिंग होगा BI से लेते हैं N तक. हैं? आप बताइए अभिनव. सर पहले एस. सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3. और आप क्या कह रहे हैं सक्षम, सबसे ज्यादा किसका होगा, BiH3 का? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है चार का ही दे रखा है. आपके पास NH3 है, PH3 है, SH3 है, और फिर आपके पास एक क्या होता है, SbH3, एंटीमनी वाला. तो इन चारों में अगर मैं पूछूं तो सक्षम सबसे ज्यादा किसका होगा? SbH3. अभिनव.
सर सबसे ज्यादा तो NH3 होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का होगा। क्यों? सर लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर तो सबके हैं, एक एक लोन पेयर है। यहाँ पे साइड छोटा है तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये इजिली डोनेट करके स्टेबिलिटी गेन करेगा। फिर यहाँ ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा NH3 होता है। ठीक है सक्षम। यस सर। यस। एक लाख नाइट्रिक एसिड पे सवाल करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम। When copper is heated with concentrated HNO3, it produces, ये है CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉमा NO एंड NO2। बी है अपने पास CuNO3 का होल ट्वाइस एंड N2। सी है अपने पास CuNO3 का होल ट्वाइस एंड NO2। And D option is CuNO3 का whole twice and NO। सर सी। सी सक्षम। यहाँ पे हो क्या रहा है, अपने को कॉपर दे रखा है। ठीक है, कॉपर को किससे रिएक्ट करना है? हीट करना है HNO3 से। ठीक है, तो सीधे सीधे Cu को हम HNO3 को रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे ये दे देता है CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ NO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं, और इसके साथ H2O भी निकलता है। H2O का किसी में बात नहीं किया, ऑप्शन सी हो। ठीक है, NO नहीं, NO2 निकलता है। इसको बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ओके, सक्षम समझ में आया आपको? यस। चलिए, अब हम आते हैं जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में कि अपने पास जब दो सेंट्रल एटम आए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने ये लिखवा दिया था केस 1 में आपको कि जब दो सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन जो है वो ऑड में प्रेजेंट हो तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसे H2P2O7 हो गया, H2P2O5 हो गया, N2O5 हो गया, Cl2O7 हो गया। ये सारी चीजें मैंने लिखवा दिया था आप लोगों से कि इसमें जो बॉन्ड बनता है वो किस टाइप का बनता है? AOA टाइप का बनता है। ये सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अपने पास जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, केस 2 जो आता है बेसिकली। ठीक है, केस 2 को ध्यान से देखिएगा कि केस 2 में क्या होता है कि इफ द मॉलिक्यूल कंटेंस टू सेंट्रल एटम, यहाँ भी दो ही सेंट्रल एटम की बात होगी, टू सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन इज इन इवन नंबर। ऑक्सीजन क्या होगा? इवन नंबर पे होगा। तो यहाँ पे दो टाइप का स्ट्रक्चर टाइप बनता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है एक तो बन जाएगा आपका ए टाइप का बनता है। किस किस टाइप का बनता है? ए टाइप का बनता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका AOOA टाइप का बनता है।
ठीक है। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो ए टाइप का बनता है। इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा तो दो टाइप का बनता है आपका, ए और ए टाइप का बनता है। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अपने पास दे दिया, जैसे मान लीजिए H4P2O6, पहले सुन लीजिएगा उसके बाद आराम से लिखिएगा। H4P2O6, ठीक है। इसमें बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, पहले सही से समझ लीजिएगा। ठीक है। H4P2O6 की बात करें तो यहाँ सेंट्रल एटम की बात करें तो P है। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का बनेगा, ये इवन आ गया तो PP। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे क्या कर दीजिए, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH एक एक पे डाल दीजिए। अब आप काउंट करिए कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, और 4 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन टोटल है। तो फिर हम क्या कर देंगे, OH और OH लगा देंगे। क्योंकि फॉस्फोरस टोटल बॉन्ड जो बनाता है पेंटावैलेंट होता है, 5 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है। वहीं बात करें हम H4P2O8, ठीक है, ये तब यूज होता है आपका AOOA टाइप का, जब यूज होता है जब आपका ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ऑक्सीजन जो है मोर, बस जब ऑक्सीजन ज्यादा हो तब इस टाइप का यूज होता है। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे P2 है आपके पास तो PP लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड OH लगा दीजिए और डबल बॉन्ड OH लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा इसका कि 3 बॉन्ड बन चुका है, 3 बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, और इधर से एक लिंकेज होगा जिसको 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन इधर निकला है तो चौथा इधर से आ जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात करें तो सक्षम सक्षम आवाज लैग कर रही है, वॉइस लेट हो रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है अभिनव? आ रही है सर। सक्षम आपके पास? तो देखिए यहाँ पे अपने पास अगर थोड़ा सा फोकस करिएगा तो ऑक्सीजन का नंबर देखिएगा कितने हैं। ऑक्सीजन का नंबर 2, 4 और 6 है। ठीक है, और हमें 8 चाहिए तो 2 ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसमें सवाल डायरेक्ट पूछता है जेईई मेंस में भी कि P डबल बॉन्ड O का बॉन्ड कितना है तो 2 है। ठीक है, अगर ये भी पूछ देगा POH का बॉन्ड कितना है तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, और PP कितना है आपका तो PP 1 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज की बात करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O वाला 2 हो जाएगा, OH वाला 4 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस में, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा होगा, बहुत बार। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, रेदर देन स्ट्रक्चर रटने से अच्छा है कि ये सारी चीजों कॉन्सेप्ट को समझे और उसको अप्लाई करें, इजीली हो जाएगा। ठीक है, और एक बार स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दिया तो सारे बॉन्ड्स के बारे में आप बता सकते हैं इजीली। सक्षम आपको समझ में आया? यस सर। इसे नोट्स सही से बनाइएगा आप लोग। बहुत सर इम्पोर्टेंट। अगर ऑक्सीजन 6 है तब भी तो लगा सकते हैं AO। लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे देखिए अगर आपने ऑक्सीजन 6 है, पहले इसे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए। अगर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए जरा, फिर मैं बैक करता हूँ। H2P2O6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या होगा, POO आप कह रहे हैं इस टाइप से बना देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद OH लगा दिया आपने, इधर OH लगा दिया आपने। ठीक है, उसके बाद कितना हाइड्रोजन कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होता है, H2P2H4 है ना, ये H4 है, सॉरी, यहाँ पे क्या है आपके पास H4 है। तो यहाँ पे बेसिकली ये रिड्यूसिंग नेचर में चला जाता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हम जितना OH डिवाइड कर सकते हैं उतना करेंगे। एक बार काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो और 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और 2 फॉस्फोरस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तरीका एक ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेसिकली H4P2O6 जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका
डाइप्रोटिक टेट्राप्रोटिक होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा टेट्राप्रोटिक क्या होता है। टेट्रा बेसिक मतलब ये 4H+ देता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बोला कि यहाँ पे POO टाइप बना दे। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं उसको प्रोटिक बनाने पे, उसके बाद हम इधर आते हैं। ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तब। ठीक है सक्षम, सर दोबारा बोलिए। प्रोटिक मतलब? प्रोटिक का मतलब H+ कितना देगा। आप लोगों को याद होगा कि सॉल्यूशन में मैंने एक सवाल कराया था आप लोगों को। ठीक है, एन फैक्टर निकालने के लिए H3PO4, H3PO3, और फिर अपने पास क्या आता है H3PO2। अभिनव याद है, मैंने इसमें बोला था कि इसमें H+ कितना देगा। ठीक है, इसमें 3 देता है, इसमें H+ कितना देता है 2 देता है, इसमें H+ कितना देता है 1 देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसके पास है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर इसके पास है, फिर इसके पास है, और फिर इसके पास है। तो जितना ज्यादा H+ दे वो उतना प्रोटिक होता है। प्रोटिक कहाँ से है, प्रोटोन से है। यहाँ 3H+ दे रहा है, यहाँ 2H+ दे रहा है, 2 प्रोटोन दे रहा है, यहाँ 1H+ दे रहा है। अभिनव यस सर। क्लियर है। यस सर। सक्षम आपका बताइए। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा। अब अगर मैं आपको दे दिया H2S2O8, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए जल्दी से फटाफट। और N2O4 का भी बना लीजिए, Cl2O6 का भी बना लीजिए। सर सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है ना? हाँ, मैक्सिमम कितना बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। सर सक्षम, सक्षम आपकी आवाज लैग कर रही है, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर ऐसे बता दीजिए। नेट वीक है आपकी आज। अभिनव हो गया। ये इवन नंबर दिख रहा है, हम सीधे क्या कर देंगे, S डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, इस पे OH लगा दीजिए, इस पे OH लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैक्सिमम दिख रहा है, ये ऐसे कर देंगे, फिर OH लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4। मैंने हाइड्रोजन ज्यादा ले लिया क्या। हाँ, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा। ओ 2 बार लगेगा ठीक एक है ठीक है, सल्फर मैं पे। समझ गया। मैं हाइड्रोजन 2 बार ले लिया था, तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसमें आपको पेरोक्साइड लिंकेज भी पूछ सकता है, तो एक है। S डबल बॉन्ड वाला कितना है, S डबल बॉन्ड वाला आपके पास 2 है। ठीक है, S और OH बॉन्ड वाले कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इन सबको S डबल बॉन्ड O वाला 4 है, सॉरी, S डबल बॉन्ड O वाला कितने 4 है। तो ये सब भी पूछता है आपको, सर SOO। पेरोक्साइड लिंकेज एक बार बताइए कैसे देखते थे। देखिए, पेरोक्साइड लिंकेज यही होता है, जब एक एटम पे लगातार 2 आता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज। ओके। जी।
सर N2O4 वाले में भी AOA वाला बनेगा? ए वाला बनेगा। ए देखिए N2O4 में अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आप ए करिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, N2O4 है, इस पे डबल बॉन्ड लगेगा O, और इस पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। यस सर। उसके बाद देखिए N2O4 में क्या हो जाता है, ये सीधे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो नहीं लगा सकते। एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, रूल लिखवाया था कि ऑक्सीजन जब टर्मिनल पे हो तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। सर 3 तीन कैसे बनवाना चाहते हैं आप, NOON और ये डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। यस सर। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा आपका। यहाँ पे N2O4, जब आपको मैंने क्या बोला है कि जब ये वाला लिंकेज तभी आता है जब ज्यादा होता है, लाइक मोर देन 6 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से नहीं बनता ये, मोर देन 6 होंगे तब ये लिंकेज आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा ये, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या होगा, N डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से एक वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो N2O4 हो जाएगा ये। सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना। ऐसे ही आपका एक और होता है, ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। एक और होता है जो Cl2O6 दे रखा हूं मैं, इसमें भी देखिएगा Cl2O6 में क्या होता है, Cl, ये तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो होता है, ठीक है। तो ये कुछ जैसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे ना जैसे हैलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर, ClO3 होता है, Cl2O7 होता है, Cl2O6 होता है, वहां मैं दोबारा बताऊंगा, इन सब का रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी हमें जो फोकस करना है वो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इन सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम 16th ग्रुप में पढ़ेंगे, ओके। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस अभी सर। ओके। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, केस 3 आता है जिसमें सल्फर की बात होती है किसकी बात होती है, सल्फर की बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड फॉर टू सल्फर एटम्स, या फिर आप ये कह सकते हैं फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। देखिए यहाँ होता क्या है एक्चुअल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना होता है ये बताइए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। 6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो होता है वो होता है आपका +6 या 6 कह लीजिए सही है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम स्टेट में होगा, मैक्स स्टेट में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए टाइप का बॉन्ड बनेगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्स होगा तो यहाँ पर बनेगा ए टाइप का बॉन्ड बनेगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्स होगा, ठीक है, तब यहाँ पे बनेगा आपका ओ ए टाइप बनेगा, ठीक है। क्लियर है, ये ध्यान में रहना चाहिए बस, बाकी इजिली हो जाएगा। ये अगर आपको आता है अच्छे से तो बहुत ही इजिली हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट सपोज मैंने ले लिया H2S2O5, H2S2O5 में सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये +4 है क्या +4, यानी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है कि नहीं, लेस देन मैक्स है कि नहीं, बोलिए प्लीज। यस सर। तो लेस देन मैक्स है, तो लेस देन मैक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए बॉन्ड टाइप यूज करते हैं, मतलब ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, S सिंगल बॉन्ड S। अब यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, ठीक है। 2 ऑक्सीजन निकल गया, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ, ठीक है 2 ऑक्सीजन निकल गया, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है।
एक OH सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दीजिए OH, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O किसी एक पे आ जाएगा, हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर रह जाएगा। तो कभी कभी सवाल में आपको लोन पेयर, टोटल लोन पेयर भी पूछ देता है, या लोन पेयर ऑन अ पार्टिकुलर एटम पूछ देगा। जैसे टोटल लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कितने होंगे बताइए जरा। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कितने लोन पेयर होंगे? 6। 6 होंगे लोन पेयर। एक पे 2 है, 2, 4, 6, 8, 10 लोन पेयर है। अगर बस सल्फर की बात करते तो एक होता। अभिनव? यस सर। ठीक है, इसका जरा करके दिखाइए। H2S2O6 और H2S2O8। स्ट्रक्चर बनाना है ना। हाँ, स्ट्रक्चर बनाना सर एक बार पीछे स्लाइड कर। है जी। सर वेरी गुड। सर O6 वाले का बन गया। O6 वाले का बन गया। ठीक है, जरा इसमें ये सब भी बता दीजिए। S डबल बॉन्ड O कितना आया है, SOH कितना आया है, ये बता दीजिए। और SS कितना आया है, या आया भी है या नहीं? सर एक SS है, हम्म। 1 2 3 4 S डबल बॉन्ड O है, वेरी गुड। और SOH 2 है। वेरी गुड। दूसरे वाले का भी करिए। सर ये तो हो गया था, शायद ड्रॉ कर लिया था। अच्छा, H2S2O8, हाँ मैंने करवा दिया। हो गया सर। एक मिनट, सक्षम? सर बना रहे हैं। ओके, टेक योर टाइम, जल्दी करिए। सर पहला बना। पहला बन गया होगा। पहला आपका ऐसा बना होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH। सर साइड में हुआ है जो और इसका कैसे बनेगा दूसरे वाले का? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जब मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास डबल यस बॉन्ड सर। O डबल बॉन्ड O बाकी सारा OH सही। OH। वेरी गुड। तो ये होता है स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जैसे मेटाफॉस्फोरिक होता है, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक होता है। तो ये क्या होता है एक्चुअल, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत बार पूछता है आपके जेई मेंस में और बोर्ड में। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देखिए, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स में हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटा की। तो ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स मेटा। ठीक है, आप बोलते हैं जो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड, उसमें देखेंगे उसमें मेटा फॉर्म है या नहीं, उसको मेटा बोला जा सकता है या नहीं। मेटा को कैसे ऑब्टेंड करते हैं पहले ये समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आप लोग। ठीक है, मेटा जो होता है आपका, मेटा इज ऑब्टेंड by removal of one water molecule from the parent acid। parent acid से अगर आपने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो आपका मेटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, H3PO4 है। H3PO4 में मैंने मान लीजिए H2O निकाल दिया, तो यहाँ जो आएगा आपका HPO3 बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर आपके पास H3PO3 है आपके पास, ठीक है, यहाँ से मैंने H2O निकाल दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, HPO2 बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास H3PO2 है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, HPO2 बन जाएगा। तो यही होता है आपका मेटाफॉस्फोरिक। ठीक है, अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, तो मैं क्या करूंगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक H है तो एक OH के साथ निकल जाएगा, और O बचेगा, वो डबल बॉन्डेड O हो जाएगा। ठीक है, ये जो HPO3 होता है बेसिकली, ये आपका हमेशा पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, तो खुद को क्या करता है, पॉलीमराइज कर लेता है। तो हम लिख सकते हैं जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड का नाम सुना होगा, बोरिक एसिड, ठीक है, तो H3BO3 जो होता है, अगर इसमें से H2O मान लीजिए मैंने निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा, HbO2 बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, ये मेटाबोरिक एसिड है। क्या है ये आपका, मेटाबोरिक एसिड है। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए इससे लिखिए जरा। लास्ट वाले में तो ऑक्सीजन कम नहीं हो। ऑक्सीजन कम तो हुआ है, अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन कम नहीं किया, H3PO3 है तो वो कर दीजिए। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे, चलिए ये, हाँ ठीक है, HPO हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इट एग्जिस्ट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो भी होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म बट नॉट मोनोमर। मोनोमर फॉर्म में नहीं होता, पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ये बेसिकली ट्राइमर फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्राइमर को हम पॉलीमेरिक बोल सकते हैं, मोर देन 2 है। तो यहाँ पे HPO3 का होल थ्राइस होता है, तो ये बना लेगा आपका H3P3O9 बना लेगा। ठीक है, अगर ये डाइमर फॉर्म में होता है, जैसे मान लीजिए HPO3 है होल ट्वाइस, तो ये क्या बनाएगा, H3P2O6, H3P2O6 बना लेगा इजीली। और यहाँ पे जो H3PO3 P3O9 होता है ना, ये इसका जो नाम होता है बेसिकली, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये क्लोज रिंग कंपाउंड बनाता है, और इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को मैं सिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि कोई क्लोज रिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर यहीं पे बात कर ले हम इसकी, यहाँ पे क्या है, अपने पास एक है H3PO4। ठीक है, H3PO4 का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ये इस टाइप से होगा। और यहाँ पे एक की पॉइंट आता है आप लोगों के लिए, की पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ H प्लस जो होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइ OH होगा। जितना OH बॉन्ड होगा उतना ही H प्लस होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका था आप लोगों को सॉल्यूशन में, कि यहाँ पे OH है तो 3H प्लस देगा, जबकि यहाँ पे जब बात करते हैं OH, ठीक है, और ये आपके पास OH और ये H हो गया, तो यहाँ से बस 2 ही H प्लस निकलेगा।
ठीक है, तो वही कह रहा है कि H प्लस आयन उतना ही रिलीज होगा जितना नंबर ऑफ OH बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना H प्लस दे देगा, 2H प्लस दे देगा। ठीक है, वहीं पे हम, क्योंकि यहाँ पे OH जो है वो 2 OH बॉन्ड है। ठीक है, यहीं पे बात करें हम P डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पे H और H ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे चूंकि 1 OH है तो यहाँ पे एक ही H प्लस रिलीज होगा। अभिनव, डन। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना H प्लस होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा उसके पास। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रोज इस नोट्स को पढ़िएगा आप लोग, डायरेक्टली अटैच्ड टू, सॉरी, डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से अगर डायरेक्टली अटैच्ड होता है, इट शोज रिड्यूसिंग नेचर, इट शोज रिड्यूसिंग नेचर। जैसे आपको अगर H3PO4 वगैरह देखा आपने, ठीक है, या फिर P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH देखा आपने और यहाँ पे H देखा, तो ये जो H होता है बेसिकली, ठीक है, यही क्या करता है, शो करता है आपको रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, जैसे सपोज OH OH हो गया यहाँ पे 2 बार, तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर यही शो करता है, रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, और ये जो दो हैं आपके पास, ये क्या देते हैं, H प्लस देते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए आपको कि क्या है, तो ये डाइप्रोटिक है। क्या है आपका, डाइप्रोटिक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर यहीं पे बात कर ले हम लोग, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है आपके पास, तो यहाँ पे कितना H प्लस देगा, 2H प्लस देगा। और यहीं पे मैं H3PO4 की बात कर लूं, तो H3PO4 में क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, फिर OH, और फिर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग नेचर देगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर देगा। इसके पास H प्लस एक भी नहीं है, और यहाँ पे जो H है डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये रिड्यूसिंग नेचर देगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। सर ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। ये H2SO4, हाँ। सर डाइप्रोटिक का मतलब? डाइप्रोटिक मतलब H प्लस 2 देगा। ओके। ये है डाइप्रोटिक, कौन सा, ये वाला है, ये भी डाइप्रोटिक है। ये नहीं, ये ट्राइप्रोटिक हो जाएगा, 3 देगा। हो गया, चलिए। अब देखिए अपने पास क्या आता है। चूंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात किया था मैंने, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन 2 सेंट्रल एटम, मोर देन 2 सेंट्रल एटम। जब 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो जाए तब क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स का मैंने बताया था एक नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, फॉर ऑक्सी एसिड्स, तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा H, ये X ले लिया मैंने, नॉन मेटल, और ON, और इस टाइप से फॉर्मूला बनाए, मतलब ये M ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, ताकि यहाँ पे 3 सेंट्रल एटम आ जाए
मिनिमम 3 सेंट्रल एटम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी बात जो होनी चाहिए वो कॉमन इंटीजर होना चाहिए। इन बीच इनके जो एच, एक्स और ओ है बेसिकली, इनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। पहले ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। एज फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक HPO3 का, ठीक है, वो जो मेटाफॉस्फोरिक कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो वहां पे थ्राइस किया हमने, तो यहाँ मिला था H3P3O9। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ देखेंगे कि मोर देन 3, मतलब इक्वल्स टू मोर देन 3 है, ठीक है, इक्वल्स टू 3 है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस ये क्या कॉमन है, क्या 339, ये कॉमन है, यानी ये जो बनाएगा आपका ये साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनाएगा। इस वजह से इसका नाम जो था वो रख दिया गया था साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। वहीं पे बात करें अगर मान लीजिए ये H5P3O10 है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू तो 3 है, बट क्या ये कॉमन इंटीजर है, कॉमन इंटीजर नहीं है, इसलिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। इसकी बात में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले H3P3O9 की बात करें तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और P डाल देते हैं, ठीक है। अपने पास क्या है, H3P3O9 है, ठीक है। तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा और एक OH रहेगा ही रहेगा, सब पे यही होता है, डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। फिर से आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब ये कितना बॉन्ड बना लिया, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया, एक इधर बनाएगा एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा एक इधर बनाएगा। अब बात ये है कि इसके पास अभी ऑक्सीजन बचा हुआ है और सारे वैलेंसी इसके सेटिस्फाई हो गए, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, आपका ट्राइप्रोटिक होगा कि नहीं, ट्राइप्रोटिक होगा कि नहीं, ट्राइप्रोटिक होगा, क्योंकि ये रिलीज करता है आपका, इट रिलीजेज 3H+ आयन। क्या रिलीज करता है, 3H+ आयन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके जेईई मेंस में कि हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, जल्दी बताइए जरा स्ट्रक्चर देख के, पीओपी लिंकेज कितना है, एंड हाउ मेनी पी डबल बॉन्ड ओ एंड हाउ मेनी पीओएच बॉन्ड, ठीक है। तो पीओपी लिंकेज जो बेसिकली है वो कितना है, 3 है। पी डबल बॉन्ड ओ की बात करें तो ये भी कितना है, 3 है। और पीओएच की बात करें तो ये भी कितना है, 3 है, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता है पीओ बॉन्ड कितना है, तो देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है कि नहीं। यस पिछले स्लाइड कर रहा हूँ, उसे लिखिए पहले सही से। डन। ये भी हो गया, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है, लिख लिया आपने सक्षम इसे, सक्षम, यस रमेश चलिए हो गया था ना। यस अब हम बात करते हैं, मेटा की बात होगी तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की जब बात करते हैं हम लोग, देखिए ऑर्थो इज प्रीफिक्स, जैसे उसमें था मेटा वैसे ही ऑर्थो इज प्रीफिक्स, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल इन दैट ऑक्सी एसिड, इट इज पॉसिबल
in that oxy acids which have possible meta form, which have possible meta form, मतलब आपके पास उसी में ऑर्थो होगा जिसमें मेटा फॉर्म पॉसिबल होगा। ठीक है, पॉसिबल मेटा फॉर्म होगा तभी ऑर्थो एसिड ऑर्थो बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया मैंने ऑर्थो फॉस्फोरस, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो H3PO4 है। ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरस H3PO4 है। जैसे आपके पास क्या है, H3PO4 है और इसमें से आपने निकाल दिया H2O, तो यहाँ पे बन गया HPO। क्या बनेगा, एक मिनट रुक जाए, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो H3PO4, एक मिनट, H3PO3 होता है ना। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला बताइए जरा, कंफ्यूज हो गया। दिव्य सक्षम, Yes. फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला। Sir, H3PO4 H3PO, 4 H3PO फॉस्फोरिक होता है H3PO3। ठीक है, और H3PO4 हो गया। अब ये PO4 जब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, HPO3। ठीक है, HPO3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका मेटा पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर H2SO4 की बात करें, बट इन H2SO4 में क्या होगा कि जैसे आपने निकाला H2SO4 को माइनस H2O किया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बस SO3 मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली H2SO4 का मेटा फॉर्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन। ठीक है, ये अनहाइड्राइड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, आपका अनहाइड्राइड फॉर्म है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप H2O माइनस कर रहे हैं, यहाँ मस्ट बी अ हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या होता है आपका बेसिकली, कि ये तभी पॉसिबल होता है। ठीक है, फॉस्फोरिक की बात कर रहा हूँ ना, एक काम करिए, एक मिनट, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, ये पूरा सही हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तभी पॉसिबल होगा जिसका मेटा फॉर्म होगा। ठीक है, जिस भी एसिड का मेटा फॉर्म होगा तभी ये ऑर्थो पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल H3PO3 में मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जबकि आपका ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो आपका अनहाइड्रस फॉर्म बन जाएगा। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। Yes. इसे लिखिए पहले आपको। सर मेटा ऑर्थो तो बेंजीन में था, जैसे उसमें हाँ वो अलग सेकंड चीज है, थर्ड। वो अलग चीज है। वहां पे तो क्या होता है कि आपका बेंजीन है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो जाएगा, ये ऑर्थ हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा सर उस उससे कोई पोजीशन पे। रिलेटेड नहीं। नहीं, वहां पे बस पोजीशन से डिपेंड करता है ओके। इनऑर्गेनिक। जी, सर अगर कोई भी कंपाउंड में से वाटर निकाले तो एनहाइड्रेट फॉर्म कहते हैं। हाँ, पूरा का पूरा हाइड्रोजन वगैरह खत्म हो जाए तो वो अनहाइड्रस हो जाता है। सर, अब देखिए अपने पास क्या आ रहेगा। अब अपने पास है, जैसे एज फॉर एग्जांपल H3PO4 ले लिया। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड ले लिया, इसमें भी H2O माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ क्या बन गया, HPO3, यानी इसका मेटाफॉर्म पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद में अगर HPO3 में से
H2O निकालता हूँ और H2O निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये P2O5 बन जाएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो ये जो होगा आपका अनहाइड्रस फॉर्म होगा, इसी को कहते हैं हम लोग अनहाइड्रस फॉर्म। इस बात को ध्यान में दीजिए। जैसे आपका बोरिक एसिड है तो H3BO3 होता है, यहाँ से आपने H2O निकाला, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, HbO2 बच जाएगा। ठीक है, इसका 2 मोल लेके आपने फिर से इसमें निकाल दिया, ठीक है, H2O निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, B2O3, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म होता है। क्या होता है ये, अनहाइड्रस फॉर्म होता है। ठीक है, ये होगा आपका मेटाबोरिक एसिड। क्या होगा, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, अब मेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑर्थो होगा ही होगा। ठीक है, सर BO नहीं है ना? क्या क्या कह रहे हैं आप, सर उसमें BO नहीं बचेगा लास्ट में? BO BO2, हाँ सर, BO2 में से अगर कोई हो जाएगा तो BO ही बचेगा सर। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 मोल ले लिया ना मैं। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड does not contain, sorry, meta sulfuric acid does not exist as it doesn't have H, वो अनहाइड्रस फॉर्म में चला जाता है। डन। अभिनव, यस सर। अब देखिए यहाँ पे वही सारी बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात कर लिए, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसमें डायरेक्टली सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ठीक है, डाइप्रोटिक होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच हो गया, फिर एच ले लिया हमने, फिर ओ एच ले लिया हमने। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है आपका, ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। कैसा शो करता है, रिड्यूसिंग नेचर, ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, आपका डाइप्रोटिक होगा। इट इज डाइप्रोटिक स्लैश डाइबेसिक, बिकॉज इट कंटेन्स 2POH बॉन्ड। तो आपको कभी कभी पूछेगा कि ये डाई बेसिक क्यों है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा और ये बना सकते हैं आप लोग इजीली। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। हाँ, सर इसमें तो बस 3H+ निकलेंगे ना सर, तो इसमें तो 2 ही H+ निकलेगा ना। ये क्या है हाइड्रोजन आपका, तो 3। यही तो मैंने उस टाइम भी समझाया था, H3PO3 है ना। हाँ, तो ये क्या होगा आपका, OH वाले से जुड़ा हुआ H+ निकलता है ना, बस OH वाला जो जुड़ा हुआ है यही निकलता है, ये वाला तो निकलता नहीं है ना। ओके। क्यों नहीं निकलता है, एक ये भी रीजन होता है कि फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, सॉरी, हाँ कम होती है एज कम्पेयर टू O और H के बीच में। तो वहां से वो H+ जो होता है आपका थोड़ा पोलर हो जाता है, H और OH के बॉन्ड जो होता है वो पोलर हो जाता है और वो इजिली वहां से निकल जाती है। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने, हो जाए तो बताइए। डन। डन, चलिए। अब देखिए अपने पास क्या आता है, अब पायरोफॉर्म वगैरह आता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड ही करता हूँ, यहाँ पे अपने पास क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड किसको कहते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए ये जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है बेसिकली, ठीक है, फॉर पायरोफॉर्म, इसका कंडीशन देख लेते हैं। फॉर पायरोफॉर्म जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन
टू होना चाहिए, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन टू होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखेंगे हम इसमें कि पायरोफॉर्म ऑफ वन वाटर molecule form two molecule of parent acid. Pyroform of one water molecule form two molecule of parent acid. ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा जरा सा, एक मिनट। अभिनव, सक्षम, देखिए इस पॉइंट को अभी हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ भी क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ वाटर होगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं पायरो एसिड या फिर डाई एसिड। क्या बात करते हैं, पायरो एसिड या फिर डाई एसिड। ठीक है, फिर पायरो एसिड की बस बात करते हैं अभी थोड़ी देर बाद, अभी क्वेश्चन से मैं करा दूंगा। यहाँ पे देखिए पायरो एसिड में क्या होता है, जैसे कोई भी फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया H3PO4। H3PO4 में हमने क्या किया, यहाँ भी वाटर को रिमूव किया हमने, यहाँ पे वाटर को रिमूव किया, इसका 2 मोल लेके, ठीक है, 2 मोल लेके इसको वाटर को रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताइए जरा। HPO3। HPO3, यहाँ 2 मोल है इसका, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे बन जाएगा आपका H4P2O7, बनेगा कि नहीं, यही बनेगा ना। अब देखिए ये पायरोफॉर्म होता है, ठीक है, जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं और मोर देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होता है वो ग्रेटर देन 2 हो, तो वहां पे पायरो का फॉर्मेशन होगा। और इसका स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, मैंने बता रखा है ये कैसे ड्रॉ होगा। और बताइए ये कौन सा प्रोटीक है, सर हमने 2 मोल क्यों लिया है? यहाँ पे 2 मोल से ही वाटर को निकालते हैं, जैसे उसमें कर रहे थे ना कि 2 मोल से निकाल रहे थे, वैसे ही करते हैं यहाँ पे। सर कंपलसरी है? हाँ, 2 मोल ले लीजिएगा तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे ले लेंगे ना आप, जैसे मान लीजिए H2O बस निकाल दिया आपने, ठीक है, जस्ट सपोज H3PO4 से आपने H2O निकाल दिया, तो यहाँ पे पायरो बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा यहाँ पे, H बचेगा, P बचेगा और O3 हो जाएगा, तो ये ऑर्थो और मेटा हो जाएगा। पायरो बनाने के लिए हमें 2 लेना पड़ता है। हो गया, ये टेट्रा प्रोटीक होगा। हाँ टेट्रा प्रोटिक होगा। स्ट्रक्चर कैसा बना, पीओपी बना होगा एक लिंकेज, ये डबल बॉन्ड, फिर OH, फिर OH, अभिनव हो गया आपका, फिर OH और फिर OH। ठीक है, यहाँ पे पीओपी लिंकेज एक है, पी डबल बॉन्ड ओ 2 है, पीओएच बॉन्ड 4 है, और ये क्या होगा, टेट्रा बेसिक कह लीजिए या फिर टेट्रा प्रोटिक कह लीजिए, दोनों सेम टर्म होता है।
ठीक है, क्लियर है? सर टेट्रा बेसिक का मतलब क्या होगा? टेट्राप्रोटिक ही होता है वो भी। टेट्राप्रोटिक H प्लस दिया तो उसमें OH जाके माइनस लगेगा। जैसे H प्लस ये H2O होता है आपका, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस और OH माइनस देता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, तो उसको टेट्रा बेसिक भी कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, पायरो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे H3PO3 का 2 मोल लेके यहाँ से H2O का रिमूवल करता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा बताइए ये इसका प्रोडक्ट और इसका स्ट्रक्चर। सर H4P2O5। सर ये डाइप्रोटिक होगा। प्रोडक्ट क्या बना आपका, H4P2O5 बना होगा। यस सर। और फिर यहाँ क्या बना आपके पास, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो P डबल बॉन्ड O आएगा, फिर OH आएगा, फिर H आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH और H आ जाएगा। इसमें बहुत बार ये भी पूछ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर आप लोगों को पता होना चाहिए। लोन पेयर ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, लोन पेयर तो निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, डाई बेसिक डाइप्रोटिक। पीओपी लिंकेज की बात करें तो ये 1 होगा, पी डबल बॉन्ड ओ की बात करें तो 2 होगा, पी ओ एच की बात करें तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, और पी एच की बात करें तो ये भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम लोग लिखते हैं हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए इसके टर्म में दो तरीके से आता है। ठीक है, एक इक आता है और एक अस आता है। ठीक है, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस। ठीक है, तो इक के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, इन इक फॉर्म हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय, हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन फ्रॉम पायरोफॉर्म। पायरोफॉर्म से अगर एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं हम, तो वहां पे क्या बनता है आपका, हाइपो बन जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पायरो बनाते हैं हम लोग, 2H3PO4 को H2O से माइनस किया हमने, तो यहाँ पे बना H4P2O7, और यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा आपका हाइपोफॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म बन जाएगा, हाइपोफॉर्म बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए और बताइए कौन सा प्रोटीक है ये। जी अभिनव। सर क्या बताना है? मैंने बोला आपसे अभिनव कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, प्लस इसमें बताइए कौन सा प्रोटीक होगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। सर टेट्रा।
टेट्राप्रोटिक होगा। आप लोगों ने खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो पी डबल बॉन्ड ओ आ रहा होगा, ठीक है, चूंकि इवन है पी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, इधर ओ एच आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, ठीक है, और फिर एक ओ एच आ जाएगा और फिर एक ओ एच आ जाएगा, ठीक है, तो ये टेट्रा प्रोटिक हो जाएगा। पी डबल बॉन्ड ओ ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। पी ओ एच जो होगा वो 4 हो जाएगा। पी 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये सब ध्यान में। अगर पीओपी की बात करें लिंकेज कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, हाइपो फॉस्फोरस, ठीक है, H3PO2, H3PO2। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, आप साफ साफ दिख रहा है अस फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इन अस फॉर्म, हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाई, हाइपो इज obtained by removal of one oxygen from parent acid, parent acid से ही रिमूव कर देंगे ऑक्सीजन को तो वो हाइपोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए H3PO3 है, यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इस ऑक्सीजन को रिमूव किया, बन गया ये H3PO2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास H3PO2 बन जाएगा, जिसको हाइपोफॉस्फोरस कहते हैं, ठीक है, या तो आप कह लीजिए इसको हाइपोफॉस्फोरस, या फिर इसका जो दूसरा नाम होगा वो हो जाएगा फॉस्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर अगर ये लिख लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं। इस नोट्स को बार बार आप लोग पढ़िएगा प्लीज, तभी फायदा होगा। सर इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी मैं बताता हूँ आपको। स्लाइड चेंज करूं, स्लाइड चेंज करूं। यस सर यस। अब देखिए H3PO2 की बात हो रही है तो P डबल बॉन्ड O, OH, H और H, ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर H3PO2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस हो जाएगा, जिसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, मोनोबेसिक होगा क्योंकि H+ एक निकलेगा और एक ही बॉन्ड है POH का, इसलिए मोनोबेसिक कहते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपोफॉस्फोरस है, फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, मोनोबेसिक या फिर मोनोप्रोटिक। क्लियर है? अभिनव, सक्षम, कोई यस डाउट? सर। यस सर।